कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस और उनके आपस के लिंक के बारे में। देखो, अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो फाइनेंशियल मार्केट जो चैप्टर है ना, उसको अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ें, पहला प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग और दूसरा बाकी सारा कुछ, तो दूसरा टुकड़ा हम खत्म कर चुके हैं। हमारा सिर्फ रहता है प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। तो प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग में आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। उसको समझने से पहले कुछ बातें और उन बातों में लिंक समझना जरूरी है, वो मैं यहाँ क्लियर करूंगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, रॉ कंसेप्ट। यहाँ हम सिलेबस के हिसाब से बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। अगली वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट में सिलेबस के हिसाब से वो प्रोसेस समझा दूंगा। तो बस यही कहूंगा कि अब तक पिछली वीडियोस जिसने नहीं देखी है, फटाफट जाओ देख के आओ। यहाँ आई बटन में सब मिल जाएगा। और अगर देखा है तो यार बहुत बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, इन तीन डेफिनेशन से पहले आपको एक चीज का मतलब समझना होगा, वो है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर होता है मिडलमैन। ये जो ब्रोकर है ना, इसको सेबी अपॉइंट करता है। ठीक है, सेबी। एक बात याद रखना कि एक इंडिविजुअल कभी भी डायरेक्टली कंपनी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आपने अगर कंपनी के शेयर्स खरीदना तो आप जाके नहीं खरीद सकते, या कंपनी ने आपसे शेयर्स बायबैक करने तो कंपनी आपके पास आके खरीद शेयर वापस नहीं ले सकती। आपके बीच में एक बंदा होगा, एक मिडलमैन होगा, उसको हम बोलते हैं ब्रोकर। और ये जो ब्रोकर है, ये सेबी अपॉइंट करवाती है। मैंने आपको सेबी के फंक्शन बताया, उसमें था ब्रोकर्स को ट्रेनिंग देना और उनको रजिस्टर करना। ट्रेनिंग देना था डेवलपमेंट में, और रजिस्टर करना था रेगुलेटरी में। समझ रहे हो ना यहाँ तक? तो एक होता है ब्रोकर जो आपसे आपके बिहाफ पे सारा ट्रेड करता है। तो हमारी जो नॉर्मल दुनिया में काम होता है कि एक ब्रोकर जो है, वो बंदा डायरेक्टली कंपनी से कम्युनिकेट करेगा और आपसे भी करेगा। अगर आपको कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करना है तो वो करके देगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। और वो अपनी ब्रोकरेज काटता है, उस पर अपने ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं कुछ फिक्स परसेंट, ऑलमोस्ट 0.1%, 0.2% ऐसा कुछ होता है। ये 100 रुपए की ट्रेड पे भी 10 पैसे 20 पैसे इसके ये बंदा लेगा। तो ट्रेड करने वाले चाहे नुकसान जाए चाहे फायदे में जाए, लेकिन इसका कमीशन पक्का होता है, क्योंकि ये मिडिल मैन है, ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, ये होता है ब्रोकर। ब्रोकर आप समझ चुके हो। अब ब्रोकर कौन हो सकता है? ब्रोकर कैन बी एनी पर्सन। मैं ब्रोकर हो सकता हूँ, आप ब्रोकर हो सकते हो। कोई पार्टनरशिप फर्म भी एक ब्रोकर हो सकती है। 3 4 5 7 10 20 50 बंदों की फर्म भी एक ब्रोकर हो सकती है। और एक कॉर्पोरेट कंपनी भी ब्रोकर हो सकती है। क्या मतलब? कोई भी हो सकता है, कोई बंदा भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। मतलब कोई भी बंदा ब्रोकर हो सकता है, कोई भी चीज ब्रोकर हो सकती है, वो रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। रजिस्टर होनी चाहिए सेबी के द्वारा। मैं जैसे कहा था, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप फर्म एज अ ब्रोकर काम कर रही है तो उसको ब्रोकर बनने के लिए सेबी के थ्रू रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ये बात तो ब्रोकर आप समझ गए हो क्या होता है। अब आते हैं इन तीन मेन चीजों पे, डीमैटेरियलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन और डिपॉजिटरी। फिर इन सब में एक लिंक बना के वीडियो कर देंगे एंड। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है डीम्यूचुअलाइजेशन। अब डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है यार? बात ऐसी है कि जो ब्रोकर इंसान है ना हमारा, बी के, इसको बी के लिख दो, जो मेरे ब्रोकर, ये बंदा आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक मिडलमैन है। लेकिन पहले इसके पास काफी सारी पावर्स थी। फॉर एग्जाम्पल, उसको ऑन करने की, उसको कंट्रोल करने की और उसको मैनेज करने की। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। सारी पावर ब्रोकर के पास थी कि स्टॉक एक्सचेंज का मालिक कौन? ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करेगा? ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज कौन करेगा? ब्रोकर। ये सारा काम एक ही बंदा करता था, वो था ब्रोकर। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे आए, हमारे आज के डेट में क्या होता है कि ब्रोकर का काम है सिर्फ और सिर्फ एज एन इंटरमीडिएरी, एज अ मिडलमैन काम करना, और ट्रेडर को यानी कि इन्वेस्टर को कंपनी तक पहुंचाना। ये बात, बस इतना सा रोल है उसका। जो ओनर है वो अलग है, कंट्रोलर अलग है, मैनेजर अलग है, ये सब कुछ अलग है। तो इस चीज को नाम दिया गया डीम्यूचुअलाइजेशन। अब जिनको समझ आ गया बहुत अच्छा, इनको नहीं समझ आया, इस वर्ड को भी मैं क्लैरिफाई करता हूं यार। सुनो, फेसबुक पे देखा है कि अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते तो आता है इतने म्यूचुअल फ्रेंड्स। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? कॉमन। कि 10 ऐसे दोस्त हैं जो उसके भी हैं और आपके भी हैं, वो कॉमन फ्रेंड्स। म्यूचुअल, इकट्ठा, कॉमन। यहाँ डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है कि सेपरेशन। इकट्ठा नहीं कर रहे, इकट्ठा तो म्यूचुअल हो गया, यहाँ सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट राइट्स फ्रॉम ब्रोकर्स टू अदर पर्सन। मतलब पहले ही सारे काम सिर्फ ब्रोकर करता था, अब अलग अलग बंदे करेंगे। इसको बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। इसकी इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में 1 मार्क्स से ऊपर नहीं है। ठीक है, डीम्यूचुअलाइजेशन सिर्फ इतना ही है, इसलिए मैंने इसको पहले करा के खत्म कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो है डीमैटेरियलाइजेशन। ये क्या होता है यार? देखो, मान लो आपने कंपनी से खरीदे शेयर्स। मान लो आपने खरीदे 500 शेयर्स
₹10। आपने 5,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो वो आपने ही किया, इसका कोई प्रूफ तो कंपनी को देना होगा। जेन्युइन सी बात है। कंपनी आपको देगी प्रूफ, प्रूफ जो आपकी काम करेगा एज एन एसेट कि हाँ मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके घर में वाया कोरियर वाया मेल, एक सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, उसमें लिखा होगा कि पर्सन नेम दिस हैव इन्वेस्टेड ₹5,000 इन 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन दिस कंपनी, जो भी है फुल डिटेल दी हुई उस सर्टिफिकेट में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि आपको सिर्फ एक मेल भेज देगी, और वो मेल ईमेल, पोस्ट वाली मेल नहीं, ईमेल भेज देगी और उसमें सारी डिटेल होगी। ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो आज की चीज है। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। फर्क क्या है कि सर्टिफिकेट आपके पास आया, आपको उसको संभाल के रखना है। वो चोरी हो गया, वो गुम हो गया, वो फट गया तो आपकी एसेट बेकार। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको संभालने की कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल इजीली आपके कंप्यूटर में स्टोर पड़ा है। डाटा लूज में तो आपकी मेल आईडी तो आपके पास है ना, वहां मिल जाएगा आपको बहुत इजीली। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनी के पास भी आपका सारा रिकॉर्ड पड़ा है। ये सीन है। तो जो शेयर्स का प्रूफ भेजा जाता है वो दो तरीके से भेज सकते हैं। पुराने टाइम में होता था सर्टिफिकेट्स, लेकिन आज की डेट में सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। इसी को बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन मतलब जो कागज के सर्टिफिकेट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि हाँ मेरी जो शेयर्स है वो मेरे पास पड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ना कि एक कागज की फॉर्म में जो गुम हो सकता है। इसको बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। मैटेरियलाइजेशन क्यों लगाया भाई? डीमैटेरियल क्या होता है? कोई सामान, वो जो चीज आपके पास पड़ी है वो किसी सामान से बनी नहीं है, वो बस इलेक्ट्रॉनिकली है, एक सॉफ्ट कॉपी है बेसिकली, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ छुआ नहीं जा सकता, ये चीज है। सॉफ्ट कॉपी है वो, इसलिए मेटीरियलाइज नहीं है, तो उसको बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। समझ गए यहां तक? अब बात आती है डीमैट अकाउंट। डीमैट, DEMAT, आपने सुना भी होगा अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको आज पूरी तसल्ली से बताऊंगा डीमैट अकाउंट होता क्या है। यहां तक समझ गए ना? या तो प्रूफ आएगा पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना बेहतर है, क्योंकि इसके काफी फायदे हैं। एक तो गुम नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, संभालना नहीं पड़ेगा, हार्ड कॉपी को प्रिंट करने का उनका खर्चा नहीं आएगा, और ये सब कुछ हैंडी है, काफी इजी है, जितने मर्जी फायदे बना दो यार, कोई इशू नहीं है। ये चीज आप समझ चुके हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब शेयर्स हमारे पास रिसीव होते हैं ना, वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं डीमैट अकाउंट में। जैसे आपके पास एक सेविंग अकाउंट पड़ा है आपके बैंक में, आपके पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट, जहां आप अपने पैसे डालते हो, आपको पर मंथ कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाता है हर महीने या हर साल, जो भी आपने प्लान चूज कर रखा है। तो उस अकाउंट में क्या पड़ा है? आपका कैश, आपकी मनी। लेकिन एक ऐसा अकाउंट भी है जहां पे आपके शेयर्स बड़े होते हैं यार। देखो शेयर्स क्या है? शेयर्स एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट करने वाली चीज तो है नहीं, कि जैसे मार्कर है, ये माउस है, माउस, ये ऐसी कोई एग्जिस्ट करने वाली व्हाइट बोर्ड, ऐसी कोई चीज नहीं है शेयर। शेयर जस्ट एक कंपनी का हिस्सा है जो आपने खरीद लिया, और आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने वो हिस्सा खरीद लिया। तो उसका एक प्रॉपर डाटाबेस बनता है, ठीक है? वो डाटाबेस कौन हैंडल करेगा? वो डाटाबेस हैंडल करेगी कंपनी, जिस कंपनी ने इशू किए। लेकिन 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 अब कंपनी आता टाइम तो नहीं कि शेयर की सारी डिटेल रखे, और मार्केट में कितनी कंपनियां, मार्केट में कितने इन्वेस्टर, तो कैसे सारा डाटाबेस रिकॉर्ड हो यार? इंटरचेंजेबिलिटी तो रखनी पड़ती है ना। एक कंपनी का शेयर दूसरी से इंटरचेंज हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, बहुत वाइड है मार्केट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बॉडी बना दी, एक बॉडी बना दी जिसको नाम दिया डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी का काम बैंक की तरह है। देखो डिपॉजिटरी को हम बैंक से समझते हैं। बैंक हमारा क्या करता है भैया? बैंक आपसे पैसे लेगा और आगे वो किसी को पैसे दे देगा, फिर जब उससे आएंगे वो आपको दे देगा। बैंक का मेन सीन नहीं चलता ना, आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा और आगे लोन लैंड करेगा। डिपॉजिटरी का मेन सीन क्या है? वो शेयर्स का बैंक है। जैसे बैंक मनी का बैंक है, डिपॉजिटरी इज द बैंक ऑफ शेयर्स। डिपॉजिटरी शेयर्स का बैंक है। इसका क्या मतलब हुआ यार? इसका स्पष्ट सा सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि जब भी आपने शेयर्स बेचे, तो वो कंपनी के पास जब जाएंगे ना, वो इन्वेस्टर से डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी से कंपनी। डिपॉजिटरी एक स्टॉक हाउस है जहां पे सारे शेयर्स पड़े होते हैं। कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट करना है तो पहले डिपॉजिटरी फिर इन्वेस्टर, ये सीन चलता है। तो डिपॉजिटरी बेसिकली एक बॉडी है जहां सारे शेयर्स पड़े होते हैं, जो उन सारे शेयर्स का डाटाबेस रखता है। सारी कंट्रोलिंग, सारी मैनेजिंग, सारे उन सबको चेक करना, एनालाइज करना, उन सबका पूरा ध्यान रखना डिपॉजिटरी का काम है। इंडिया में करंटली 2 डिपॉजिटरी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं बैंक्स की, तो कितने बैंक्स गिनवा दोगे आप? बहुत सारे। लेकिन डिपॉजिटरी सिर्फ 2 है, CDSL और NSDL। फुल फॉर्म्स की अगर बात करें तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो एक तरह से वो बैंक हैं जो आपको शेयर्स के आदान प्रदान की सुविधा देते हैं। समझ रहे हो ना? शेयर्स कितने आए, कितने गए, कितने स्टोर्ड पड़े हैं, कितने आगे और बेचने हैं, किनकी आने वाली 1-2 दिन में डिलीवरी करनी है, कहां से डिलीवरी 1-2 दिन में आनी है,
ये सारी डिटेल डिपॉजिटरी संभाल के रखेगा। तो डिपॉजिटरी बेसिकली क्या है, वो कंपनियों का एक काम करने वाला एक बैंक है। जैसे इंसान के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए पैसे लगाने के लिए और पैसे लेने के लिए बैंक होता है, वैसे कंपनीज के लिए शेयर्स देने के लिए और शेयर्स लेने के लिए, और इन्वेस्टर के लिए शेयर्स देने के लिए और शेयर्स लेने के लिए डिपॉजिटरी होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जहां तक मुझे लग रहा है, इसको थोड़ा सिंपलर वे में लाते हैं और लिंक करते हैं हम हमारे डीमैट अकाउंट से। देखते हैं कैसे। डीमैट अकाउंट कभी भी बैंक में नहीं खुलता, वो हमेशा डिपॉजिटरी में खुलता है। कभी कभी कई बुक्स में या कोई टीचर आपको कहे डिपॉजिटरी अकाउंट, तो वो भी डीमैट अकाउंट ही होता है, वो भी गलत नहीं है। डिपॉजिटरी अकाउंट, डीमैट अकाउंट एक ही बात। इस डीमैट का नाम डीमैट इसलिए पड़ा क्योंकि डीमैटेरियलाइज्ड, इस अकाउंट में सारे के सारे जो शेयर्स पड़े होंगे वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म है, कोई हार्ड कैश नहीं पड़ा, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पड़े, बस एक सॉफ्ट कॉपी है, एक रिकॉर्ड है कि हाँ आपके शेयर्स वहां अवेलेबल हैं। तो ये चीज होती है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में होंगे आपके सारे के सारे शेयर्स, ठीक है, और डिपॉजिटरी आपके डीमैट अकाउंट खोलेगा। अब आपकी मर्जी, आप कौन से डिपॉजिटरी में खुलवाना चाहो, चाहे आप एनएसडीएल में खुलवाओ, चाहे आप सीडीएसएल में खुलवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन समटाइम्स इट इज रिलेटेड टू ब्रोकर। जैसे आपने एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है, वो एक्सिस बैंक खुद भी एक ब्रोकर है। आज की डेट में सारे के सारे बैंक्स ब्रोकर है, वो ब्रोकर चार्जेस देते हैं, ब्रोकर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट कंपनी है यार, वो भी कर सकते हैं काम। तो एक्सिस बैंक का सीधा सा लिंक है एनएसडीएल से, और पीएनबी का लिंक है सीडीएसएल से। तो आप जिस बैंक के थ्रू ट्रेड करोगे, तो हो सकता है कि आपकी मर्जी की डिपॉजिटरी चूज करना आपके हाथ में ना हो, क्योंकि वो जो ब्रोकर है उसका लिंक होगा डिपॉजिटरी के साथ। ओके डन, यहां तक ओके है, ठीक है। अब डिपॉजिटरी में क्या होगा, शेयर्स पड़े, डिपॉजिटरीज में शेयर्स आके डिपॉजिट हुए पड़े हैं, कंपनी के शेयर्स डिपॉजिटरी में पड़े हैं। ओके, अब वहां आपने खोल लिया अपना डीमैट अकाउंट। ब्रोकर के पास जब आप जाओगे, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, तो आपको उसको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होंगी। जब आप बैंक के थ्रू जा रहे हो तो उनका बैंक डिटेल्स है ही ऑब्वियसली, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर के पास जा रहे हो तो उसको बैंक डिटेल्स दोगे। अब सारा सीन कैसे होता है यार, बेसिक सी बात मैं आपको समझाता हूँ चार्ट के थ्रू, और तब आपको सारा कुछ टच क्लियर हो जाएगा। तो भाई हायरार्की ऐसे है कि जो इन्वेस्टर है, आई से इन्वेस्टर, वो सबसे पहले मिलेगा आपके ब्रोकर से। ब्रोकर कौन है, इंटरमीडिएट, उसको आगे लिंक करवाएगा। अब डीपी क्या होता है यार, डीपी होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना एक बंदा रख रखा होगा, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे ब्रोकर को कौन रखेगा, सीबी, वैसे ही डीपी को कौन रखेगा, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी ने अपना बंदा रख लिया, भाई हम तो यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, कंपनी से कौन बात करता है, बात तो बंदे से होगी ना। तो वो बंदा एक अपॉइंट किया हुआ है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो जाके आगे डील करेगा वो चीज। ओके, ये डीपी वो है जो सारे डीमैट अकाउंट्स का कंट्रोल रखेगा। सारे डीमैट अकाउंट्स मतलब मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, आप मिले ब्रोकर से, ब्रोकर ने मिलवाया डीपी से, और आपका डीमैट अकाउंट आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन डीपी कंट्रोल करेगा आपके कहने पे। अरे भाई क्या कॉम्प्लिकेट कर दिया यार, कितना मुश्किल चैप्टर है ये, समझ नहीं आ रहा कुछ। शांति रखो भाई, शांति रखो, आपको वीडियो के एंड तक समझा के भेजेंगे, और फिर भी समझ ना आया तो यार कमेंट कर देना जरूर, नहीं तो मुझे डीएम कर देना सोशल मीडिया पे जाके, मैं आपको पर्सनल टच में आके जरूर समझा दूंगा। बात क्या है कि इन्वेस्टर मिलेगा ब्रोकर से, ब्रोकर डीपी से, डीपी डिपॉजिटरी से, और डिपॉजिटरी होगी कंपनी से। ये 5 चीजें हैं। अब आपके लिए थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल केसेस में जो हमारी लाइफ चलती है, 99.9999% ब्रोकर और डीपी सिंगल पर्सन होते हैं। क्या मतलब है इसका, कि वही बंदा सेबी से भी रजिस्टर्ड है और वही बंदा डिपॉजिटरी से भी रजिस्टर्ड है, तो वो एज अ ब्रोकर और एज अ डीपी दोनों काम करेगा यार। है तो देखो दोनों इंटरमीडिएट। ब्रोकर का सीधा सा काम है उसको आगे ट्रेड करवाना, उसकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन डालना, हाँ मेरे लिए खरीद दे, मेरे लिए वो बेच दे। और डीपी का सीधा सा काम होता है कि उसने जो खरीदने बेचने का ऑर्डर दिया उसको करना, ठीक है। ब्रोकर ऑर्डर देगा इन्वेस्टर के कहने पे, और डीपी उस ऑर्डर को मान के इन्वेस्टर का काम कर देगा। ये बात चलती है, ओके है यहाँ तक। जब ब्रोकर और डीपी एक ही इंसान होगा ना, तो इन्वेस्टर ने जो कहा, ब्रोकर डीपी ने वो कर दिया, उसके डीमैट अकाउंट में चेंज आ गया, उसके डिपॉजिटरी में पता लग गया, और डिपॉजिटरी से कंपनी में पता लग गया। इतनी सिंपल सी चीज है यार, इतनी सिंपल सी चीज। इसको एक और सिंप्लीफाइड चार्ट में अगर ले जाओ, बिल्कुल सिंपल चीज, 4 चीजों वाला, उसके बाद वीडियो को कर देंगे एंड। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी मन में हो, नीचे जरूर लिख देना यार, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। देखो भाई, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने कहा कि मुझे परचेज करने हैं शेयर्स, किसको, ब्रोकर को या डीपी को। फिर ब्रोकर आगे डीपी को गया, हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि दोनों सेम पर्सन है। आपने इसको कहा कि मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, फिर परचेज करने के बाद इस बंदे के पास आपके बैंक अकाउंट का भी कंट्रोल है और आपके डीमैट अकाउंट का भी कंट्रोल है। एक बात है रखना, जब भी आप ब्रोकर या डीपी के पास जाओगे ना, तब क्या होगा, वो आपकी सारी डिटेल्स लेगा, पैन कार्ड से लेके आपके राशन कार्ड, आपकी आइडेंटिटी रखेगा, पैन कार्ड रखेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी जो भी आइडेंटिटी, जिस भी चीज की उसको जरूरत है वो सब कुछ लेगा, आपका आधार कार्ड भी,
वो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स रखेगा और आपको जो डीमैट अकाउंट नया खोलना है तो उसकी डिटेल्स, या खुला पड़ा है तो उसकी डिटेल्स, सब कुछ लेगा वो बंदा। अब जब आपने इसको कहा कि मुझे शेयर्स परचेज करने हैं वर्थ ₹5,000, वो सीधा सा काम क्या करेगा, ब्रोकर देगा इंस्ट्रक्शन डीपी को, ठीक है। अब यहाँ सेम पर्सन है तो डीपी सीधा सा काम क्या करेगा, उसके बैंक में से माइनस कर देगा 5,000, यानी उसके बैंक बैलेंस में से 5,000 रुपए कम हो गए, और उसके डीमैट अकाउंट जो कि मेंटेन हो रहा है सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास, वहां पे उसके 5,000 वर्थ के शेयर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वो शेयर्स को होल्ड कर रहा है बेसिकली। अब जैसे शेयर में जेब में नहीं डाल सकता, शेयर में पर्स में नहीं रख सकता, शेयर में अपनी अलमारी की दराज में नहीं रख सकता, सर्टिफिकेट रख सकता हूँ, शेयर नहीं रख सकता, तो वो शेयर रखने के लिए डीमैट अकाउंट बनता है, वहां सारे शेयर्स रखे जाते हैं। अब यही अगर इसको परचेज की जगह सेल करना हो, ये बोलेगा ब्रोकर को, ब्रोकर बोलेगा डीपी को, डीपी क्या करेगा, इसके बैंक अकाउंट में 5,000 वर्थ ऐड कर देगा और इसके डीमैट अकाउंट से ₹5,000 के शेयर्स माइनस कर देगा। इतनी सी बात है बस। ये थी एक सोफिस्टिकेटेड से वे को हटा के, जो आपके सिलेबस में है उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स में रख के, उसको सिंपल टर्म्स में रख के कंसेप्ट क्लियर कर देना आपका, वो ये था। मैंने जो ये वीडियो बताई ना, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थी और बहुत कम थ्योरी थी। ये आपको कुछ एग्जाम में लिख के नहीं आना, आपको सिर्फ समझना है, डिटेल में जाना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इस वीडियो में कुछ भी कमी रह गई हो, कुछ भी समझ ना आया हो, नीचे पूछ लो, मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कमी नहीं छोड़नी, फुल डिटेल में तसल्ली से देखना, नहीं समझ आए दोबारा देखो यार। अगली वीडियो में मैं बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, आपको प्रोसेस बता दूंगा आपकी बुक के हिसाब से, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, वो प्रोसेस चीज है जिसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना उसको है, लेकिन समझना इसको है, समझ गए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।